दोस्तों नमस्कार। तो आज इस वीडियो में हम लोग विश्लेषण लेके आए हैं। जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा, दिनांक 5 जनवरी 2025 को हमने जिन प्रश्नों पर बात किया था, चाहे प्रश्न इतिहास से हो, राज्य व्यवस्था से हो, चाहे विज्ञान प्रौद्योगिकी से हो या समसामयिक घटनाक्रम से हो, तो सभी के विषय में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करने के लिए हमने कहा था। जैसा कि होमवर्क सीरीज टाइप से जो चल रहा है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, जो भी प्रश्न दिए गए हैं उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इस कड़ी में जो सबसे पहला हम लोग इतिहास के प्रश्न पर हम लोग बात करेंगे। तो आपको पता होगा कि इतिहास में हम लोगों ने जो जिस प्रश्न पर चर्चा करने की बात कही थी वो था कि बिहार में पाश्चात्य शिक्षा, ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा। और ये कब से कब तक की बात है? तो ये 1813 से लेकर के 1947 तक की बात है। और ये पूरा क्या करना था? विवेचना करना था, ठीक है। तो विवेचना में आप इसके सभी बिंदुओं को आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक ओवरव्यू देखते हैं कि आखिर बिहार में पाश्चात्य शिक्षा पर अगर लिखना हो तो आप किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम भूमिका की बात करें तो भूमिका में आप क्या लिख सकते हैं? देखिए कि आपसे कहा जा रहा है 1813 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक, यानी कि 1813 में ऐसा क्या कुछ हुआ होगा, ठीक है, जहाँ से बिहार में पाश्चात्य शिक्षा की जो संस्कृति है वो बदल गई या कुछ मील का पत्थर हुआ, ऐसा सोच करके आपको देखना होगा। तो देखिए आपको पता है कि 1813, ठीक है, उस समय एक चार्टर्ड एक्ट आया था, ठीक है, चार्टर्ड अधिनियम आया था। और इस चार्टर्ड अधिनियम में, ठीक है, क्या कहा गया था कि ईसाई मिशनरियों को, ठीक है, ईसाई मिशनरियों को शिक्षा फैलाने और पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शुरुआत करने का प्रावधान जो है दिया था, ठीक है। ईसाई मिशनरी को शिक्षा प्रसार के लिए प्रावधान किया गया, ठीक है। तो आपको पता होगा कि उस समय बिहार जो था, बिहार आपको पता है कि बिहार उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का क्षेत्र था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा करके बंगाल प्रेसिडेंसी का क्षेत्र था, ठीक है। तो स्वाभाविक तौर पर बिहार में भी जो ईसाई मिशनरी है, इसके प्रभाव, इन्होंने जो शिक्षा के प्रचार प्रसार या ज्ञान विज्ञान को प्रसार करने के लिए, ठीक है, जो भी प्रयास किए गए, तो बंगाल में हुआ, तो स्वाभाविक तौर पर बिहार में भी उसका प्रभाव देखने को मिला, ठीक है। तो क्या है कि 1813 से लेकर 1947 तक का काल पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार और उसके जो प्रभावों और उससे उत्पन्न सामाजिक संस्कृतियों के परिवर्तन जो हुए वो गवाह रहा है कि किस प्रकार से बिहार में या बंगाल में ईसाई मिशनरियों ने काम किया और जो शिक्षा में प्रसार हुआ वो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से हम लोग देखते हैं। तो एक भूमिका के तौर पर हम ऐसा लिख देंगे। अब क्या करना है, चूंकि विवेचना करनी है कि पाश्चात्य शिक्षा की विवेचना करें, तो देखिए आप इसे बिंदुवार ढंग से आप लिख सकते हैं। तो विवेचना करने में अगर हम मुख्य बिंदु कहें, ठीक है, जैसे कि बात कही जा रही है कि बिहार में पाश्चात्य शिक्षा, ठीक है। पाश्चात्य का मतलब आप समझ रहे होंगे, पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिमी शिक्षा। तो कभी कभी शब्दों के उलटफेर से भी प्रश्न आपसे जो है चूक जाते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए विवेचना करनी है तो इसमें आपको स्वतंत्रता है कि आप इसको किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। उसके इतिहास से प्रारंभ करके कालक्रम के अनुसार अगर चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा लिख सकते हैं। सबसे पहले ये लिखेंगे आरंभिक चरण, ठीक है, आरंभिक चरण, और जो है संस्थानों की स्थापना, ठीक है, संस्थानों की स्थापना सबसे पहले तो ये। इसके बाद अगर हम ऐसा लिखें तो जब शिक्षा का प्रसार हो रहा था तो उस समय जिस प्रकार की शिक्षा थी उसका पाठ्यक्रम क्या था, पाठ्यक्रम, ठीक है, और इसका शैक्षिक उद्देश्य क्या था, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने जो भी शिक्षा पद्धति लाई, ठीक है, जो भी शिक्षा पद्धति लाई उसका उद्देश्य ऐसा तो नहीं था कि देश का विकास करना है, भारत का विकास करना है, भारत की जनता का विकास करना है। तो फिर क्या था आखिर, उस पर हम लोग चाहे तो चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कि जो भी शिक्षा थी, ठीक है, जो भी शिक्षा थी इसका प्रभाव क्या हुआ, ठीक है, यानी कि इसका सामाजिक प्रभाव क्या हुआ। चाहे तो प्रभाव को और भी खंडों में बांट सकते हैं। तो सामाजिक प्रभाव क्या था, इन सामाजिक प्रभाव के बाद देखें तो सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रभाव क्या निकला, ठीक है, बौद्धिक प्रभाव क्या था यह भी हम लोग देखेंगे।
और चूँकि पाश्चात्य शिक्षा के बदौलत ही आपको पता होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो कहीं ना कहीं इसको बल मिला। तो आखिर राष्ट्रीय आंदोलन में, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग चाहे तो इस प्रश्न को लिख सकते हैं। तो पहले हमने क्या किया, आरंभिक चरण और संस्थानों की स्थापना के विषय में लिखेंगे। दूसरा, पाठ्यक्रम और शैक्षणिक उद्देश्य क्या थे वो लिखेंगे। फिर प्रभाव करके, चाहे तो ऐसा करके प्रभाव लिख देंगे, और प्रभाव में सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव, बौद्धिक प्रभाव, और भी अगर कुछ प्रभाव आपको दिमाग में क्लिक कर रहा है तो आप उन प्रभावों को यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्रभाव को देखेंगे। प्रभाव के बाद देखेंगे, क्योंकि प्रभाव पॉजिटिव भी था, कुछ नेगेटिव भी था, लेकिन जो भी रहे उसने राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया, ठीक है। तो राष्ट्रीय योगदान किस प्रकार से मिला वो देखेंगे। और इसके बाद हम लोग यह भी देखेंगे कि इस पाश्चात्य शिक्षा की सीमाएं क्या थी, सीमाएं और आलोचना हम लोग देखेंगे, आलोचना। और तत्पश्चात सबसे अंत में हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप चाहे तो इस प्रश्न को अच्छे ढंग से आप लिख सकते हैं, चाहे यह 38 नंबर में लिखना हो या 8 अंक में लिखना हो, ठीक है। 8 अंक में लिखना हो तो सभी के बारे में 1-2 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। वही अगर 38 नंबर में लिखना हो तो हम इसको थोड़ा सा विस्तारित ढंग से लिखेंगे, क्योंकि 38 अंक के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो आइए हम लोग इससे बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आरंभिक चरण और संस्थानों की स्थापना, ठीक है। तो ये आरंभिक चरण में क्या देखेंगे, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जब आप एग्जाम में लिख रहे हो तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। आरंभिक चरण एवं संस्थानों की स्थापना, इसमें क्या करेंगे, 1813 से लेकर के 1854 तक जो भी संस्थान स्थापित होने थे हुए, तो किस प्रकार से हुए। तो इसमें देखिए सबसे पहले मिशनरियों की भूमिका थी, इसमें ईसाई मिशनरियों की भूमिका थी। ये किस प्रकार से थी, तो पाश्चात्य शिक्षा के प्रारंभिक वाहक, आपको पता है अभी हम लोगों ने बात किया कि पाश्चात्य शिक्षा के प्रारंभिक वाहक ईसाई मिशनरी ही थे। उन्होंने पटना और आसपास के क्षेत्र में स्कूल खोले जहां अंग्रेजी और ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। तो ईसाई मिशनरी की भूमिका क्या थी कि आपको पता है कि ये प्रारंभिक वाहक के तौर पर जानी जाती है, शिक्षा के, पाश्चात्य शिक्षा के प्रारंभिक, ठीक है, वाहक के रूप में जाने जाते हैं, प्रारंभिक वाहक। और क्या किया, पटना एवं आसपास में स्कूल खोले, और यहाँ पर जब स्कूल खोले तो यहाँ पर किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, तो आपको जैसा पता होगा कि अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म की शिक्षा। आप समझ सकते हैं कि अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था, ईसाई मिशनरी का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो मिशनरी की प्रारंभिक तौर पर भूमिका थी। इसने क्या किया कि पटना और आसपास में स्कूल खोले और वहाँ पर अंग्रेजी और ईसाई धर्म की इन्होंने शिक्षा दी। अब देखिए मिशनरी से अब आगे बढ़े तो हम लोग देखते हैं प्रमुख संस्थान के रूप में। तो प्रमुख संस्थान, इसमें 1835 आपको ये याद होगा, 1835 ये क्या था, मैकाले की शिक्षा नीति, इसका जिक्र आप अवश्य कीजिएगा, मैकाले की शिक्षा नीति, ठीक है, मैकाले की शिक्षा नीति। और आपको पता होगा कि मैकाले की शिक्षा नीति में अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई, ठीक है, अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय की बात है। तो ये मैकाले की शिक्षा नीति आई 1835 में, इस बात का जिक्र जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब यह अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई तो मैकाले की शिक्षा नीति के बाद क्या हुआ कि बिहार में अंग्रेजी का प्रसार हुआ। अब अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई और यह नीति जो है संपूर्ण ब्रिटिश क्षेत्रों में लगी, तो स्वाभाविक तौर पर बिहार में भी अंग्रेजी को प्राथमिकता मिली, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा का क्या हुआ, अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार हुआ, अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार हुआ। अब क्या हुआ कि कुछ प्रमुख संस्थान जैसे कि 1863 में जरूर याद रखेंगे, पटना कॉलेज जो है इसकी स्थापना हुई, ठीक है, पटना कॉलेज की स्थापना हुई और यह उच्च शिक्षा का केंद्र बना, ठीक है, उच्च शिक्षा का केंद्र बना। इसके बाद देखें तो ये है बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, 1900 ईस्वी में बिहार स्कूल ऑफ
इंजीनियरिंग, यानी कि अब तो आप जानते होंगे कि अब क्या कहा था इसे, तो अब NIT पटना है, ठीक है, NIT पटना, ठीक है, NIT पटना के नाम से हम लोग जानते हैं इसी बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग को। आगे देखें तो 1925 में ये नाम आप जरूर याद रखेंगे, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज। और आप आज किस नाम से जानते हैं, तो PMCH के नाम से आप जानते हैं, PMCH पटना के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या देखा, तो आपने बिहार स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के माध्यम से तकनीकी शिक्षा और प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के माध्यम से यह यहाँ पर चिकित्सा की जो शिक्षा है वह दी जाने लगी, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रमुख संस्थानों की भूमिका बिहार में इस प्रकार से रही। तो हमने क्या देखा, हमने आरंभिक चरण में देखा कि किस प्रकार मिशनरी ने अपनी प्रारंभिक भूमिका निभाई और उसका प्रमुख संस्थानों ने बिहार में किस प्रकार से अंग्रेजी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा की शिक्षा की नींव रखी। अब दूसरा हम लोग देखते हैं जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया कि दूसरा पाठ्यक्रम और शैक्षिक उद्देश्य, ठीक है। पाठ्यक्रम और शैक्षिक उद्देश्य देखें तो ये क्या थे, तो पाठ्यक्रम तो पूरा का पूरा यूरोपीय मॉडल पर आधारित था, ये पता होगा। मॉडल किस तरह का था, मॉडल पूर्णतः यूरोपीय। और अगर बात की जाए कि इसमें किन विषयों की शिक्षा दी जाती थी, तो अंग्रेजी के अलावा कहें तो साहित्य, विज्ञान, गणित, इतिहास, दर्शन, इन विषयों की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन मॉडल पूर्णतः क्या था, यूरोपीय मॉडल था, ठीक है। और आपको बता दें कि इस मॉडल का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो इस शिक्षा का उद्देश्य क्या था, शिक्षा का उद्देश्य क्या था, तो शिक्षा का उद्देश्य था कि एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो अंग्रेजी शासन के प्रशासनिक कार्यों में सहायता करे, ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो चाहता था कि क्लर्क, बाबू या निम्न अधिकारी जो है, निम्न अधिकारी, इसका एक वर्ग तैयार किया जाए, ठीक है। कोई उद्देश्य नहीं था कि यहाँ पर कोई चेतनशील, चिंतनशील विद्वान लोग पैदा हो। वो चाहते थे कि इस शिक्षा का उद्देश्य क्लर्क, बाबू, निम्न अधिकारी जो है वह जो है तैयार किया जाए, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक फिल्टर सिद्धांत था, ठीक है, फिल्टर सिद्धांत जिसके तहत क्या था कि अब देखिए फिल्टर सिद्धांत का मतलब हुआ कि छांट करके, फिल्टर करके कुछ खास लोगों को ही शिक्षित किया जाना, ताकि क्या है, वे समाज के ऊपरी वर्ग का नेतृत्व कर सके, ठीक है, क्या कर सके, तो माने सीमित लोगों को शिक्षा। फिल्टर सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि सीमित लोगों को शिक्षा। और ये सीमित लोगों को शिक्षा क्यों, ताकि क्या कर सके, वो समाज के, ठीक है, समाज के ऊपरी वर्ग का नेतृत्व कर सके, ठीक है, नेतृत्व कर सके। तो इस प्रकार से फिल्टर सिद्धांत के थ्रू सीमित लोगों को शिक्षा दी जा रही थी। और शिक्षा का उद्देश्य था क्लर्क तैयार करना, बाबू तैयार करना, निम्न अधिकारी, ठीक है, तैयार करना, इसका उद्देश्य था। तो हमने पाठ्यक्रम और शैक्षणिक उद्देश्य देखा। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ा, ठीक है। तो प्रभाव में हम लोग सबसे पहले देखते हैं सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव में देखें तो एक तो ये हुआ कि मध्यम वर्ग का उदय हुआ, ठीक है, एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मध्यम वर्ग किस प्रकार का, तो अंग्रेजी पढ़ा लिखा, क्योंकि उनकी नीति भी यही थी कि इस तरह के समाज में एक ऐसा वर्ग खड़ा करना। तो ऐसा वर्ग खड़ा हुआ, मध्यम वर्ग के रूप में खड़ा हुआ। तो ये क्या था कि पाश्चात्य शिक्षा में बिहार में एक नए शिक्षित मध्यम वर्ग को जन्म दिया, जो पारंपरिक जाति व्यवस्था से अलग अपनी पहचान बनाने लगा, ठीक है। ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण या वैश्य, ऐसा कुछ नहीं था। उसमें एक ऐसा वर्ग हुआ कि एक पढ़ा लिखा वर्ग, एक जो कम पढ़ा लिखा वर्ग, जो बाबू बन गए, क्लर्क बन गए, निम्न अधिकारी बन गए, तो वो मध्यम वर्ग में गिने जाने लगे, ठीक है। तो एक मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इसके बाद देखिए तो सामाजिक गतिशीलता जो है, सामाजिक गतिशीलता आई। गतिशीलता, ये सामाजिक गतिशीलता किस प्रकार से आई, ठीक है। तो इसे समझें कि शिक्षा में
अगर देखा जाए, देखिए शिक्षा से उच्च जातियों को लाभ मिला, लेकिन धीरे धीरे समाज के अन्य वर्गों में भी जागृति पैदा की। इसने सामाजिक सुधार आंदोलनों, ठीक है, जैसे बिहार में युवा सभाओं को, इस सबको बल दिया। ठीक है, तो सामाजिक गतिशीलता आई। और तीसरा देखें तो रोजगार के नए अवसर, रोजगार के अवसर। आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर तकनीकी शिक्षा दी जा रही थी, चिकित्सा की शिक्षा दी जा रही थी, ठीक है, और कई सारे विषयों की पढ़ाई हो रही थी। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा एक तरफ जहाँ उनके चेतना को बढ़ाने में, चेतनशील होने में मदद कर रहा था, दूसरा तरफ एक कुशल जो है लोगों का एक समूह तैयार होना शुरू हुआ। अब कुशलता बढ़ी तो स्वाभाविक तौर पर रोजगार के अवसर बढ़ना शुरू हुआ, यानी कि शिक्षा प्राप्त करके लोगों को सरकारी नौकरियों, वकालत, शिक्षण और अन्य व्यवसायों, जो भी अन्य तरह के जो व्यवसाय हैं उसमें लोगों को मदद मिलना शुरू हो गया। ठीक है, तो सामाजिक प्रभाव ये देखने को मिला। अब हम लोग बात कर लें कि ये सांस्कृतिक प्रभाव में हम लोग देख रहे हैं, प्रभाव में ही देखें तो सांस्कृतिक एवं बौद्धिक प्रभाव की बात करें, ठीक है, बौद्धिक प्रभाव की बात करें तो अब ज़रा सोचें कि जब लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो उनमें निश्चित तौर पर आधुनिक चेतना का विकास होगा। ठीक है, तो हम इन प्रभावों की बात अगर करें तो सबसे पहले पुनर्जागरण एवं आधुनिक चेतना। ठीक है, आधुनिक चेतना तो ये किस प्रकार से, तो पाश्चात्य शिक्षा के माध्यम से लोग अंग्रेजी पढ़े, दर्शन पढ़े। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि यूरोपीय ज्ञान विज्ञान, उदारवाद, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, मानवाधिकार, ये सभी विचार जो है वो बिहार के जो बुद्धिजीवी परंपरा को प्रभावित किया। ठीक है, यानी कि जितने बिहार के लोग जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की, कहीं ना कहीं, हालांकि इनका उद्देश्य दूसरा था, अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप अगर जहाँ एक तरफ अंग्रेजी पढ़ने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप दर्शन की भी शिक्षा आप दे रहे हैं। ठीक है, तो जो ही आप दर्शन की शिक्षा देंगे तो स्वाभाविक तौर पर लोगों में चेतनशीलता का विकास होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ही ऐसा हुआ। तो बिहार के जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसमें यूरोपीय ज्ञान विज्ञान, उदारवाद, राष्ट्रवाद, ठीक है, इन सभी जो विचार है, ये सभी विचारों से वो लोग ओतप्रोत होना शुरू हो गए। ठीक है, तो एक तो ये हुआ। दूसरा देखें तो विरोधाभास, ये किस प्रकार का, तो एक और इस शिक्षा से भारतीयों को अपनी सभ्यता और परंपरा पर आत्ममूल्यांकन करने को प्रेरित किया, वहीं दूसरी ओर इसने एक सांस्कृतिक हीनता की भावना भी पैदा की। किस प्रकार से, देखिए विरोधाभास किस प्रकार से था, तो देखिए भारतीयों ने क्या किया, भारतीयों ने जब भारतीयों ने, ठीक है, भारतीयों को अपनी सभ्यता और परंपरा पर, ठीक है, वो अपनी परंपरा को सोचने समझने का अवसर मिला। ठीक है, और दूसरी तरफ ब्रिटेन के जो साहित्य और उनके दर्शन थे उसको देखने समझने का मौका मिला। तो एक प्रकार का विरोधाभास जो है वो आना शुरू हो गया। ठीक है, और इसमें क्या है, सांस्कृतिक हीनता की भावना जो है पैदा की। और तीसरा हम देखें तो बौद्धिक जागरण, बौद्धिक जागरण, बौद्धिक जागरण किस प्रकार से, जब शिक्षित वर्ग तैयार हुआ तो वो अंग्रेजी पढ़ता था, तो अखबारों, पत्रिकाओं और साहित्यिक सोसाइटियों के माध्यम से सामाजिक राजनीतिक चर्चा को बढ़ावा दिया। तो इस प्रकार से बिहार में सांस्कृतिक एवं बौद्धिक प्रभाव दिखाई दिए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि जो सबसे मूल बात है कि आखिर बिहार में जो ज्ञान विज्ञान, अंग्रेज चाहते थे कि क्लर्क बाबू निर्माण किया जाए, लेकिन क्लर्क बाबू तो बने ही, साथ में एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों का एक समूह तैयार हो गया। ठीक है, तो आखिर ये राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान जो है वो किस प्रकार का था वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पाश्चात्य शिक्षा ने ही अंग्रेजी को एक साझा माध्यम बनाया। ठीक है, जिससे देश भर के नेताओं के बीच संवाद सुगम हो गया। तो पहला तो ये है कि अंग्रेजी शिक्षा ने क्या किया। अब देखिए विद्वान हर राज्य से थे, दक्षिण भारत से भी, बंगाल से भी, उधर आप देखेंगे तो मुंबई से भी, तो सबकी तो भाषा अलग अलग थी। हिंदी तो उस समय अगर देखा जाए तो उस समय हिंदी का विकास उस स्तर पर हुआ भी नहीं था। तो फिर अंग्रेजी ही एक ऐसा माध्यम बना जो क्या किया, एक साझा माध्यम, अंग्रेजी जो है क्या बना, साझा माध्यम बना। माध्यम किस चीज़ का, विचारों को साझा करने का। ठीक है, और इसके जरिए क्या हुआ कि इसके जरिए जो विद्वान लोग हैं, विद्वान या बुद्धिजीवी कहें तो विद्वान या बुद्धिजीवी, इनके बीच क्या हुआ, विचारों का आदान प्रदान हुआ। ठीक है, और विचारों के आदान प्रदान ने क्या किया कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत किया। ठीक है, इसके अलावा देखें तो अनेक नेता, जैसे कि अगर नाम तो लिखना होगा आपको, डॉक्टर, तो देखिए एक तो ये है
पॉइंट करके आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखें तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये नाम आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि केवल इतिहास में ही नहीं, बिहार के जो भी आप पढ़ेंगे तो उसमें इनका नाम जरूर आएगा। अनुग्रह नारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, तो क्या है, आदि इसी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर थे, ठीक है। अब जरा सोचें कि ये लोग अगर राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं होते तो बिहार में राजनीति या बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन की गति क्या होती। ये लोग देश की राजनीति का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, और बिहार का तो कर ही रहे थे। तो ये किसके बदौलत, तो ये पाश्चात्य शिक्षा के बदौलत ही, ठीक है, ये कर पाने में सक्षम हुए। पाश्चात्य शिक्षा का ही परिणाम था कि जब पाश्चात्य शिक्षा इन्होंने ग्रहण किया तो अंग्रेजी, दर्शन, विज्ञान सबकी शिक्षा इन्होंने ग्रहण की, और ग्रहण करने के बाद देखा कि जो ब्रिटिश है, यूरोपीय हैं, इनके साहित्य में कुछ और है, इनके व्यवहार में कुछ अलग बातें हैं, तो इनके भीतर एक चेतनशीलता का विकास हुआ, और इसी चेतनशीलता के बदौलत राष्ट्रीय आंदोलन को तेज करने में इनको काफ़ी मदद हुई। तो एक तो ये राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान में कहा जाए तो एक तो अंग्रेजी साझा माध्यम बना, और दूसरा देखें तो ये नेता, और भी बहुत सारे नेता हैं, आप नाम जोड़ सकते हैं, तो इन जैसे नेता का बिहार की राजनीति में, ये जो है राष्ट्रीय राजनीति में कहे तब या बिहार की राजनीति में अग्रणी भूमिका इन्होंने निभाई, ठीक है। इसके अलावा देखिए तो शिक्षा से अगर देखा जाए, ठीक है, शिक्षा से जो मिले आधुनिक राजनीतिक विचार है, जैसे कि आपको पता होगा कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय, ठीक है, शिक्षा की बदौलत ही बिहार के लोगों में इस तरह की चेतना का विकास हुआ। अगर शिक्षा का विकास नहीं होता तो हम लोग यूरोपीय भावना से परिचित नहीं होते, ठीक है। तो इन सभी विचारों को हमने शिक्षा के बदौलत ही देखा, ठीक है, और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आलोचनात्मक दृष्टि विकसित की, ठीक है। और हमने क्या देखा, जब उनके यहाँ इन विचारों को देखा और अपने भारत में और अपने राज्य में देखा कि किस प्रकार की ज्यादती कर रही थी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो एक क्या हुआ कि आलोचनात्मक दृष्टि विकसित हुई। तो इस प्रकार से हमने, और भी चाहे तो बहुत सारे पॉइंट आप जोड़ सकते हैं, लेकिन आपको तो शब्द की भी सीमा है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कहा था, शब्दों की भी सीमा है और समय की भी सीमा है, तो आपको उसका ध्यान रखते हुए लेके चलना है। तो इस प्रकार से हम इसे देख सकते हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया, और सीमा और आलोचना को भी हम लोग देख लेते हैं कि इसकी क्या सीमाएं थी। सीमाएं एवं आलोचना में देखें तो देखिए, पहली बात तो ये, ठीक है, कि सीमित दायरा था इसका, सीमित दायरा। अब सीमित दायरा किस प्रकार से, क्योंकि ये ऐसा नहीं था कि सभी लोगों को शिक्षा दी जा रही थी, ठीक है। आप जरा सोचें, क्या महिलाओं को शिक्षा मिल रही थी? नहीं। निम्न जातियों को शिक्षा दी जा रही थी? नहीं। तो क्या मतलब, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पहुंच बहुत कम थी, ठीक है, ये इसका दायरा बहुत व्यापक नहीं था। तो इसकी एक तो ये आलोचना की जाती है। दूसरा अगर देखा जाए, इसमें अगर दूसरी बात अगर हम देखें तो इसे सांस्कृतिक औपनिवेशिकता का औजार माना गया, ठीक है। ये क्या कहें, सांस्कृतिक औपनिवेशिकता का औजार। ये किस प्रकार से, आपको पता होगा कि अंग्रेज की जो मंशा है वो क्या थी। अंग्रेज की मंशा थी बाबू तैयार करना, क्लर्क तैयार करना, निम्न अधिकारी तैयार करना, ठीक है। तो इनकी मंशा पूरी हुई या नहीं हुई? आप जरा सोचें, क्या समाज में एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। ये लोग जब सरकारी नौकरी करते थे तो कितने सरकारी नौकर थे जो सरकार के विपक्ष में बोलते थे? ऐसा तो नहीं था कि सभी सरकारी कर्मचारी जो है विपक्ष में बोलते थे। तो कहीं ना कहीं इस शिक्षा के बदौलत एक औजार जो है ब्रिटिश सरकार को प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये था कि, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा कि सांस्कृतिक औपनिवेशिक औजार थी। इसके बाद देखें तो यह जो शिक्षा है वो थी, वो क्या थी कि गैर व्यावहारिक थी, ठीक है, गैर व्यावहारिक। किस प्रकार से? तो यह रोजगार परक नहीं थी, क्योंकि इसमें कोई स्किल या ऐसा कुछ सिखाया नहीं जाता था, रोजगार परक नहीं थी। और आपको पता होगा कि सर्वाधिक रोजगार जो उस समय होती थी कृषि में होती थी, और कृषि संबंधित शिक्षा जो है, कृषि संबंधित शिक्षा का अभाव होता था। तो जब रोजगार, अधिकांश रोजगार आपके कृषि में है
और आप कृषि की शिक्षा दे नहीं रहे हैं तो रोजगार आपको कहाँ प्राप्त होगी। ठीक है, तो यही कारण था कि कहीं ना कहीं ये जो उस समय की शिक्षा थी वो गैर व्यवहारिक थी। तो इस प्रकार से हमने कुछ सीमाएं एवं आलोचना को भी देखा। अब हम निष्कर्ष लिख सकते हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष में आपने जो कुछ भी ऊपर पढ़ा, ठीक है, देखा, आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि 1813 से लेकर 1947 के बीच जो बिहार में पाश्चात्य शिक्षा क्या है, एक द्वंद्वात्मक भूमिका निभाता है। किस प्रकार से? तो आपने देखा कि एक तो ऐसा वर्ग तैयार किया जो अंग्रेज़ों के समान सोचने वाला वर्ग तैयार किया, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग तैयार किया जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध बात करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो एक और क्या हुआ, क्या देखा कि यह ब्रिटिश शासन के हितों की पूर्ति का साधन तो थी और सांस्कृतिक अलगाव पैदा करती थी, वहीं दूसरी ओर इसने क्या हुआ कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान की नींव रखी, एक नए मध्यम वर्ग को जन्म दिया, और जब नए मध्यम वर्ग का जन्म हुआ तो राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार बिहार के आधुनिक इतिहास, समाज और राजनीति के निर्माण में पाश्चात्य शिक्षा एक जटिल और अविवादित रूप से प्रभावशाली कारक रही। तो इस प्रकार से हम लोग इसका निष्कर्ष लिख करके हम इसे समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप प्रारंभ से देखें, इसे एक बार फिर से समझें कि हमने क्या बात किया। इतिहास में हमने क्या कहा था कि आज का जो प्रश्न है वो बिहार में पाश्चात्य शिक्षा, ठीक है, ये कब से कब तक की बात है, 1813 से लेकर 1947 ईस्वी तक जितने भी पाश्चात्य शिक्षा में सुधार हुए या जो कुछ भी हुए उसकी विवेचना करनी थी। तो हमने पहले भूमिका लिख दी और इसे इन बिंदुओं में हमने विभाजित किया जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, और बारी बारी से जैसा आरंभिक चरण और संस्थानों की स्थापना, पाठ्यक्रम और शैक्षिक उद्देश्य, ठीक है, शैक्षणिक उद्देश्य ये देखा, फिर सामाजिक प्रभाव इसका हमने देखा, सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रभाव देखा, राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देखा, फिर इसकी कुछ सीमाएं देखी हमने, सीमाएं और आलोचना देखी, और तत्पश्चात हमने निष्कर्ष लिखा। ठीक है, तो देखिए 38 नंबर में काफ़ी लिखने के लिए अगर चाहें तो 2-2, 3-3 लाइन अगर लिखिएगा तो इतना आप लिख पाइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इतिहास का जो यह प्रश्न था हमने आपके साथ साझा किया। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि राज्य व्यवस्था से है।